बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, जैसे ही सियासी हलचल बढ़ती चली जा रही है और सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता चला जा रहा है, वैसे ही पाकिस्तान को बाकी फ्रंट्स के ऊपर भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ फॉरेन फ्रंट और डिप्लोमेसी के फ्रंट के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब SCO समिट गोवा से इंडिया से अटेंड करके आए। बड़ा कामयाब दौरा रहा, लेकिन भारत का रवैया बड़ा तुंदो तेज और तल्ख किस्म का था। इसी हवाले से पहली स्टोरी, आज का टॉप स्टोरीज के अंदर पहला टॉपिक हमारा यही होगा। मैं टॉप स्टोरीज आपके सामने रखे दिए देती हूँ कि आज के प्रोग्राम में हमारे टॉप स्टोरीज असल में होंगी क्या। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का भारत का दौरा कितना मस्बत, कितना मनफी और किस किस्म की हम उम्मीदें रख के गए थे और कितनी उम्मीदें पूरी हुई। दूसरे टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे और बात करेंगे पार्लियामेंट और अदलिया के अंदर कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ पार्लियामेंट है और PSC के अंदर सर्विंग जज को बुलाने की बात हो रही है ओवर करप्शन, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर डट गई है कि जो अदलिया के ऊपर हमला है इसको होने नहीं देंगे। तीसरी स्टोरी की तरफ हम जाएंगे और एट दी एंड बात करेंगे कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को किस तरीके से इस्तेहकाम में तब्दील किया जाए। इंतखाबात तो 14 मई को होते नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या 14 मई के बाद एक नया भौंचाल खड़ा होने वाला है या मामलात को थाम लिया जाएगा? इससे भी इंपॉर्टेंट एक और, इसी अदम इस्तेहकाम के हवाले से बात करेंगे तो एक और स्टेटमेंट आई है ISPR की तरफ से आई है, इमरान खान साहब के बारे में आई है, वो मैं आपके सामने बाद में रखूंगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर ख़ारजा साहब की। इससे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। मेरे साथ फर्स्ट टॉपिक के लिए मौजूद होंगी मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, स्पोक्स पर्सन है फॉरेन ऑफिस की। बहुत शुक्रिया मुमताज़ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। सेकेंड एंड थर्ड सेगमेंट के लिए हमारे साथ मेहमान होंगे कामरान मुर्तज़ा साहब, सेनेटर हैं, JUI के सीनियर सियासतदान हैं और कानूनदान भी है। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने भी हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ ब्रिगेडियर साद महमूद भी मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इमरान शफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लॉयर हैं। बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। लेकिन सबसे पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, गोवा में फॉरेन मिनिस्टर का एक इंटरव्यू सामने आया, वो इंटरव्यू की चंद झलकियां मैं अपने नाजरीन को दिखाना चाहूंगी, फिर मैं आपकी तरफ सवाल लेकर आ रही हूँ। सो वेरी एलोक्विटली आंसर्ड मुमताज़ साहिबा। फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बड़े एक ऐसे एंकर के सामने जो शायद अपना ही इंटरव्यू लेना चाह रहे थे, बड़े बेहतर तरीके से जवाब दिया। लेकिन गोवा में जो हमारा बेसिकली दौरा था, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर का जिनके साथ आप भी मौजूद थी, वो तो बेसिकली SCO के लिए था। लेकिन किसी भी होस्ट मुल्क का इस तरीके से कोल्ड शोल्डर अपने गेस्ट को देना, was that normal? Was that expected? Was the Foreign Office of Pakistan expecting such a cold behavior? जी शुक्रिया बहुत बहुत। एक्चुअली आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी का जो दौरा था, ये गोवा का, ये SCO फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है, एक मैंडेटरी मीटिंग है, उसके सिलसिले में विजिट था। और वहाँ पर पाकिस्तान क्योंकि SCO का एक अहम रुकन है, तो हमारी ये फैसला था कि ये इस मीटिंग को ज़रूर अटेंड करना चाहिए और इसी सिलसिले में पाकिस्तान ने अटेंड किया, जानते हुए भी कि हम एक ऐसी वक्त में जा रहे हैं जब पाकिस्तान और इंडिया के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन क्योंकि SCO की अहमियत है, इसलिए फॉरेन मिनिस्टर ने फैसला किया कि वो ये मीटिंग अटेंड करेंगे। राइट। क्या पाया, क्या खोया मुमताज़ साहिबा? किस तरीके से इसको रेट करेंगी? मनफी दौरा था, मस्बत दौरा था? देखें जी, इसमें हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो SCO की काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी। उस मीटिंग में पाकिस्तान का जो विजन था और पाकिस्तान का जो पर्सपेक्टिव था कि रीजन में किस तरह से पीस और खुशहाली आ सकती है, या उस पर हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करना था और वो हम फॉरेन मिनिस्टर ने किया। इसी तरह से फॉरेन मिनिस्टर ने वहाँ पे हाईलाइट किया कि किस तरह से टेररिज्म को इरेडिकेट किया जा सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि टेररिज्म को वेपनाइज नहीं करना चाहिए, जिस तरह से कुछ ममालिक हमारे रीजन में इस्तेमाल कर रहे हैं टेररिज्म को। और तो ये हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे, उसको वी बिलीव कि वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए, क्योंकि हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत फोर्सफुली वहाँ पर प्रेजेंट किया। और पाकिस्तान का जो एक पोजीशन है कि SCO एक अहम ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द रीजन, उसको हमने हाईलाइट किया। राइट। मुमताज़ साहबा, लास्ट क्वेश्चन,
भारत के जर्नलिस्ट, भारत के फॉरेन मिनिस्टर, भारत के जितने भी वहाँ पॉलिटिकल एलीट थी, उनका रवैया पाकिस्तान के साथ वही था जिस तरीके से विदाउट जांच पड़ताल, विदाउट इंक्वायरी हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम दाग दिए जाते रहे। ऐसी सिचुएशन में एक ऐसा मुल्क जो कि दहशतगर्दी को मात देकर, बड़े हद तक मात देकर, और सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाला मुल्क, उसको बार बार दहशतगर्द टैग करने की कोशिश की जाए। आपकी नज़र में ये जो किसी ज़माने में हैशटैग आइसोलेट पाकिस्तान भी चलाया था हैशटैग इंडिया ने, ये किस हद तक नाकाम हुआ है दुनिया में? जब आप बाकी ममालिक के सुफरा से, फॉरेन मिनिस्टर से या फॉरेन ऑफिस के लोगों से मिलती हैं, आपको क्या महसूस होता है? क्या भारत का ये प्रोपेगेंडा चल सका? देखें जी, ये तो दुनिया में हर कोई जानता है कि पाकिस्तान एक मुल्क है जिसने टेररिज्म की वजह से बहुत सफ़र किया है। और जैसे कि वज़ीर ख़ारजा ने गोवा में कहा कि अगर एससीओ के तमाम ममालिक को शामिल कर लें तो उनके भी इतनी कैजुअल्टीज नहीं हुई होंगी टेररिज्म की जितनी पाकिस्तान में हुई है। तो ये एक फैक्ट है, और इस वजह से पाकिस्तान ने ना सिर्फ दहशतगर्दी का मुकाबला किया बल्कि दहशतगर्दों को शिकस्त भी दी है। तो हमारी एक कुछ अचीवमेंट्स हैं जो हम इस वक्त हाईलाइट भी करते हैं और इस दुनिया में उसको एक्नॉलेज भी किया जाता है। राइट, मुमताज़ ज़हरा बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। लेकिन भारत इस बात का जवाब नहीं दे सका कि समझौता एक्सप्रेस की इंक्वायरी के अंदर तमाम हकाइक सामने क्यों नहीं लेकर आए गए। इस बात के जवाब भी नहीं दे सका कि एविडेंस क्यों नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। इस बात का जवाब भी नहीं दे सका कि कुलभूषण जाधव पाकिस्तान के अंदर कर क्या रहा था। और ये सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे ममालिक के अंदर भारत के सर्विंग फोर्सेज के लोग मौजूद हैं। भारत का एंकर इतना उछल उछल के अपना इंटरव्यू देने की इसीलिए कोशिश कर रहा था कि शायद जवाब पसंद नहीं आ रहे थे। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद क्विकली वापस आएंगे और सियासत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मुल्क के दो बड़े इदारे आमने सामने खड़े हैं, बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन बन गई है। क्या होने जा रहा है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। 8 बजे ठीक मेरा शो शुरू हुआ था, तकरीबन 8:05 पर, और 7:32 पर आईएसपीआर की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी। उस स्टेटमेंट के मोटे मोटे निकात मैं आपके सामने पेश कर देती हूँ ताकि क्लैरिटी हो जाए कि हम बात किस चीज़ के बारे में करने लगे हैं। आईएसपीआर की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि जी इमरान खान साहब ने किसी सबूत के बगैर एक हाजिर सर्विस सीनियर फौजी अफसर पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं। ये मनगढ़ंत और बददियानती पर मबनी इल्ज़ामात इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मज़म्मत और नाकाबिल कबूल हैं। गुज़श्ता 1 साल से एक मुस्तकिल तयशुदा तरीक़ाकार के तहत फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों को निशाना बनाया जा रहा है। फ़ौजी एहलकारों पर सियासी मकासद के लिए इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। फ़ौजी इंटेलिजेंस एहलकारों को इश्तियाल अंगेज़ी, प्रोपेगेंडे से निशाना बनाया जा रहा है। और हम मुताल्लिक़ा सियासी रहनुमा से मुतालबा करते हैं कि वो कानूनी रास्ते का सहारा लें। मुताल्लिक़ा सियासी रहनुमा झूठे इल्ज़ामात लगाना बंद करें। ये सूरत हाल है इस टाइम पर। और इससे पहले शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब की एक स्टेटमेंट आई ट्वीट के जरिए, और जरदारी साहब की भी एक स्टेटमेंट आई कि जो इदारों के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं, अननेसेसरी इल्ज़ामात लग रहे हैं, वो लगाना बंद किए जाएं। डॉक्टर सरका क्या कमेंट करेंगी? एक ये कंटिन्यूस स्पेशली असैसिनेशन के हवाले से खान साहब सर्टन नाम ले रहे हैं, उन नामों को लेने के बाद ये वाला आगे से, और एविडेंस अभी तक प्रोवाइड नहीं किया। एविडेंस भी प्रोवाइड करना बड़ा ज़रूरी होता है। उसके बगैर नाम लिया जा रहा है, कंटिन्यूसली लिया जा रहा है, स्पेशली लास्ट ईयर के नवंबर से लेकर अब तक नाम लिए जा रहे हैं, बट कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया गया, किसी पुलिस को, किसी इदारे को प्रोवाइड नहीं किया गया। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इरादा रखती है कि कोई एविडेंस भी प्रोवाइड करे फॉर द इल्ज़ाम दैट यू पुटिंग फॉरवर्ड? जी बहुत शुक्रिया अनिका, उम्मीद है कि आप मुझे बोलने देंगी। देखिए 3 नवंबर को जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ इमरान खान साहब के ऊपर, वो पहले दिन से कह रहे थे कि एफआईआर रजिस्टर करें, जो कि नहीं रजिस्टर की गई। और जब जेआईटी बनी जिसमें सारी एविडेंसेस आई और आ रही थी, उस जेआईटी को किसने डिसमेंटल किया?
वो आप पता करें किसने डिसमेंटल किया, जो सबको पता है कि किसने डिसमेंटल किया, और अगर आपको उसकी एविडेंसेस और उसकी एविडेंसेस को ख़त्म कर दिया गया, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसको हटा दिया गया, ये सब कुछ हुआ है और इस सब की एविडेंसेस मौजूद हैं कि किस तरह एविडेंस को ख़त्म किया गया और किस तरह से जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसको ख़त्म किया गया। दूसरी बात यह कि अरशद शरीफ साहिब की जो वालदा हैं और उनकी बेगम साहिबा हैं, उन्होंने भी 9 लोगों के नाम लिए हुए। अब बात यह है कि हमारी आर्मी है, हमारी फौज है, हमारा फख्र है ये फौज, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी बाशिंदा हो, जब उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम आता है तो आर्मी का अपना मिलिट्री लॉ है, जो इनके रूल्स बने हुए अंडर द आर्मी एक्ट के जिस किसी ऑफिसर के ऊपर कोई एलिगेशन आती है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। भाई आप उनका नाम, ही इज अ ग्रेड 22 ऑफिसर, हमारे लिए बहुत ऑनरेबल है, लेकिन अगर उनका नाम आ रहा है तो आप इन्वेस्टिगेट करें, कर ले। ब्रिगेडियर साहब, मीडिया ट्रायल्स और ज़बानी कलामी बातें होती हैं। आर्मी, देखिए मेरी बात सुने, एफआईआर में उनका नाम क्यों नहीं दर्ज किया जाए और उन पे इन्वेस्टिगेशन विद इन द आर्मी भी और आउटसाइड। आप देखें, so your blames are very serious at this point in time, डॉक्टर साहिबा। आप कह रही हैं एविडेंस खत्म किए गए हैं, आप कह रही हैं एफआईआर काटी नहीं गई। लेट मी मूव फॉरवर्ड, फिर मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी, आई विल गिव यू फुल टाइम। लेट मी मूव फॉरवर्ड विद दिस क्वेश्चन। मैंने आपको ब्रिगेडियर कहा साहब, था कि मुझे बोलने मैं देंगी, कंप्लीट मौका तो दूंगी, लेकिन मुझे इसी पॉइंट के ऊपर जो आपने अभी पॉइंट रेज किया है उसके ऊपर मुझे जरा आगे बढ़ने दीजिएगा। ब्रिगेडियर साहब, इन्वेस्टिगेट कर लें खुद, एविडेंसेस आप लोगों के लिए ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है, इदारे की बात कर रही हूं मैं। एक ऐसे टाइम पर जहां एक शदीद टर्मोइल है, वहां एक इल्जाम लग रहा है, तो उस इल्जाम को कोई इन्वेस्टिगेट कर ही लिया जाए। वो कह रहे हैं कि हमारी एफआईआर नहीं कटी, वो कह रहे हैं कि हम लोगों के एविडेंसेस खत्म कर दिए गए। ये तो बड़े सीरियस इल्जामात हैं। गिर गया ना। देखिए, ये जो पाकिस्तान में एक अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में आप इधर जो भी इल्जामात लगाते जाएं, कोई आपसे पूछगछ नहीं होती है, कोई उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है कि इसने जो इल्जाम लगाया है इसमें कोई वजन है कि नहीं है। तो आप अपने जितने भी केसेस देख लें, जितने भी डिफेमेशन केसेस हैं, मुझे अभी तक बताएं किसके ऊपर अभी तक डिसीजन आया है। यही केस अगर आप इसको ब्रिटिश कोर्ट्स में ले जाएं तो वो इमीडिएटली वहां पर जो है वो एक्शन हो जाता है। हमने देखा कि कैसे एक्शन होता है। ये नवाज शरीफ साहब के केसेस में कैसे एक्शन हुआ और उन्होंने कैसे फिर पेमेंट की जब ब्रिटिश कोर्ट्स में केस किया। यहाँ पर तो मतलब है कि इमरान खान साहब के ऊपर इल्जाम लगे हैं, शहबाज शरीफ साहब ने लगाए हैं, उस केस का क्या बना है? ख्याल में उसके 4-5 साल हो गए। इससे पहले और भी इमरान खान साहब ने इल्जामात लगाए हैं, कोई उसका आगे से कुछ नहीं हुआ कि लोगों ने केस लेके गए कोर्ट्स में, कुछ नहीं हुआ। बात यह है कि जब इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ था उस वक्त इनकी हुकूमत थी पंजाब में, वजीर आला इन्हीं का था। वो वजीर आला जो खुद कहता है भी मैं खुद दोबारा वजीर आला बनूंगा। लेकिन ब्रिगेडियर साहब वो कहते थे हमारी हुकूमत होने के बावजूद एफआईआर नहीं कट रहे। तो फिर अगर ये हुकूमत नहीं कर सकते, अगर हुकूमत भी और हुकूमत नहीं कर सकती, तो फिर हमसे क्या मांग रहे हैं? मतलब इनके पास हुकूमत थी ना, तो और क्या चाहिए इनको? हम क्या करें? मतलब यूनाइटेड नेशंस को बीच में लेके आए, क्या करें? अमेरिका को लेके आए, इन्हीं की हुकूमत थी पंजाब में ना। तो मतलब है कि अभी क्या, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, इससे पहले अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मुझे हुकूमत नहीं करने दी गई, तो ये उस वक्त कह रहे थे ना हमें कि उस वक्त तारीफें कर रहे थे। बाजवा साहब जो थे वो बेहतरीन जर्नैल थे, उनको एक्सटेंशन दी गई। बाद में वही बाजवा साहब के पास सारे इख्तियारात थे, इमरान खान साहब के पास कोई इख्तियार नहीं। ब्रिगेडियर साहब, अब वैसे इदारे को आदत हो जानी चाहिए, इसी तरह से हुआ करता है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, जरदारी साहब हो या इमरान खान साहब हो। देखिए, इदारा भी जो है ना वो ऐसी हवा में बातें कर रहा है इस वक्त। मुझे तो नहीं लग रहा कि अगर कोई ऑफेंस हुआ है और कोई गलत काम हुआ है तो इदारे को एक्शन लेना चाहिए। दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लेना चाहिए। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब बातचीत करने से वजीर आजम साहब भी बातचीत करते हैं, जरदारी साहब भी बातचीत करते हैं, कुछ कर नहीं रहा। हम आपस में बहस कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या फायदा है इसका? सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, इस टाइम पर क्या हुकूमत, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि अगर इदारे के अगेंस्ट कोई इस तरह की बात की जाएगी जो कि मनगढ़ंत हो या ऐसी हो जो कि हैज नो बेसिस और हैज नो फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, खान साहब तो कहते हैं बहुत तगड़ी फाउंडेशन है और बड़ी स्ट्रांग बेसिस के ऊपर बात कर रहा हूं, लेकिन अगर ऐसी बात की जाती है तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। अब वो लीगल एक्शन लेने की बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कर दी, जरदारी साहब ने भी एक वार्निंग दे दी, वार्निंग ही बोलूंगी मैं उसे, लेकिन क्या एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, असल सवाल ये है। क्या कोई तैयारी पहले से हो चुकी है? क्या ये जो 3 थे ये वार्निंग शॉट्स थे और अब एंड पे कोई कार्रवाई सामने आएगी? देखिए, इस पे पहले 2-3 बातें समझने की जरूरत है। डीजी इल्जाम लगाना जो है, हर एक किसी और पे इल्जाम लगाना है। डीजीसी जो है
वो किसी और को जवाबदेह हुआ करता है अपने तमाम एक्शंस के लिए। तो ये कोई ग्रेट गेम का हिस्सा लगता है। एक मिनट के लिए भूल जाते हैं कि डीजीसी पे इल्ज़ाम लगा या किसी और पे इल्ज़ाम लगा। फर्ज कर लीजिए कि इनकी अपनी गवर्नमेंट में इनका एक ग्रीवियंस था और उसमें जेयूआई के कामरान मुर्तज़ा को जो है ना इन्होंने इम्प्लीकेट करना था। तो इम्प्लीकेट करने के लिए मैंने उस वक्त भी कहा था कि इनको इम्प्लीकेट करने देते, भले जो भी उनका ओहदा था, और उसके बाद इनको जो है वो कहते कि लाएं इसके खिलाफ एविडेंस कोई नहीं है, ना ही ला सकते हैं, ना इनके पास कोई एविडेंस है, ये खाली बातें हैं इनके पास। और जब वो एविडेंस ना ला सकते और उनको एक शख्स के खिलाफ जो कि यूनिफॉर्म में था उसके खिलाफ एक झूठा जो है वो केस, इवन अगर वो यूनिफॉर्म में ना होता तो तब भी जो है ना वो एक इनके खिलाफ जो है ना एक जेन्युइन जो है ना वो रीजन मौजूद होती कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता 182 211 का। तो ये सारा कुछ जो है ना वो खामखा खोया गया। मगर एक और एंगल इसका लेते हैं। फर्ज कर लीजिए कि अपनी हुकूमत में एफआईआर दर्ज नहीं करवा सके, इनके पास जो है ना 22A का ऑप्शन भी था सीआरपीसी का, ये सेशन जज के पास, जस्टिस ऑफ पीस के पास एक 2 रुपए की दरख्वास्त डाल देते। इनके बहुत सारे वकला हैं, हम फ्री हैं, और वो कहते कि जी कामरान मुर्तज़ा को जो है ना जेयूआई के वो हमने वो नॉमिनेट करना था और किया था, मगर इस एफआईआर में उसका वो नहीं किया तो वो इसको दुरुस्त कर देते। ये एक तरीका कार था। चलें ये भी इनसे नहीं हुआ तो सेक्शन 200 की कंप्लेंट फाइल कर देते कि नहीं जी एफआईआर तो हमने जो ना ABC के खिलाफ वो करवानी थी, मगर ये जो एफआईआर दर्ज हुई है ये तो गलत लोगों के खिलाफ हो गई है, तो इसलिए हम प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, वो भी आज तक नहीं हुई। तो ये मीडिया के साथ करना और अदारों पे या अदारे में बैठे किसी शख्स के खिलाफ इस तरह से वो करना, ये हमारी पोजीशन जो है वो खासी पहले ही जो है ना खराब हुई है। आप देख लीजिए ना बिलावल के साथ जो है ना, बिलावल पे क्या एलिगेशन लगा रहे थे वो बैठ के या उसके खिलाफ उनको। तो ये मटेरियल जो अगर हमारे लोग जो है ना जो साबिक वजीर आजम रह गए हैं, जो बेनिफिशरी हैं, इवन इस इदारे की भी बेनिफिशरी हैं, बाकी तो छोड़ दीजिए, तो वो अगर वही करने लग जाए तो फिर क्या वो इमरान साहब मसला ये है कि यहाँ जिन जिन लोगों ने अभी वार्निंग दी है या जिनको वार्निंग दी जा रही है, साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब, यानी इन तमाम की जमातों से हम लोगों को इदारों के खिलाफ बात सुनाई देती रही है। एंड वी नो के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुडिशरी और आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर अननेसेसरीली इल्ज़ामात लगाना इलीगल है। इसके साथ साथ अगर आप इल्ज़ामात लगाते हैं और इल्ज़ामात की कोई बुनियाद नहीं मिलती तो डिफेमेशन और लाइबल के कवानीन लागू होते हैं। हमारे मुल्क में डिफेमेशन और लाइबल के कवानीन तो हैं, इम्प्लीमेंटेशन किधर है? देखिए डेफेमेशन की तो खैर अब इमरान खान साहब को आदत हो गई है, मेरा ख्याल है उनके खिलाफ तो बहुत से केसेस डेफेमेशन के चल रहे हैं, लेकिन उनका डेफेमेशन का तो कोई केस आगे बढ़ नहीं पाता। उनके खिलाफ तो डेफेमेशन से हट के अब वैसे दूसरे केसेस देखें, जो तोशा खाना का केस है या बाकी केसेस हैं, वो केसेस भी उनका अदालत में वो अपनी अभी राइट स्टेजेस पर हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते। इससे बढ़ कर देखने की चीज़ अनिका ये है कि आप जब किसी अफसर के ख़िलाफ़ एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरी असैसिनेशन में की कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, तो आपको ये देखना होता है कि आपके पास पाकिस्तान में बहुत से इदारे मौजूद हैं। ये आप जलसों में तकरीरें करके आप इस तरीके से पब्लिक को किसी के ख़िलाफ़ जो है मोबिलाइज़ नहीं कर सकते हैं और पब्लिक में आप ऐसा सेंटिमेंट नहीं पैदा कर सकते जिसके ज़रिए आप इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करें। आपको अगर आप अपने किसी दावे में सिंसियर हैं और आपके पास अगर संजीदगी के साथ उसके हवाले से कोई सबूत भी हैं, तो पाकिस्तान में आप हर आए रोज़ इमरान खान साहब इस वक्त अदालतों में कि हमारे जो है एविडेंसेस वेस्ट कर दिए, नहीं, खत्म कर दिए। उस एविडेंस को छोड़ दें, उससे पहले अभी जो इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं, तो अब इनके पास तो अदालतें मौजूद हैं। हर दूसरे केस के लिए इमरान खान साहब अदालत में पहुंचते हैं। पाकिस्तान की किसी हाई कोर्ट में चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, सारे केस हर रोज उनका कोई ना कोई मुकदमा चल रहा है अदालतों में। इमरान खान ने ये पिटीशन फाइल कर दी, ये पिटीशन फाइल कर दी, लेकिन इस मामले को आप पॉलिटिकल अंदाज में डील कर रहे हैं, जबकि ये प्योर लीगल इशू है। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन आपके केस में ठीक नहीं होती, अदालतें मौजूद हैं, आप उसको जाके चैलेंज कर। ठीक फरमाया खान साहब, जो अदालती और कानूनी
रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर रहे हैं इस मामले के अंदर, पीटीआई पूरी कर रही है, जो लीगली उनके पास तरीकाकार है उन्होंने वो रास्ता ले लिया? नहीं, वो तो अदालत में जा ही नहीं रहे, वो तो अदालत इस मसले पर अदालत में नहीं जा रहे, बाकी तमाम मसाइल पर वो अदालतों में जा रहे हैं। ये यही हैरत की बात है कि जहां आप और जिस चीज को आप पॉलिटिकल स्लोगन उसका लगा रहे हैं और आप एक इदारों के खिलाफ अगर अपनी आप एक मुहिम चला रहे हैं तो उस मुहिम जे के लिए आप कम से कम आप अदालत में जाते हैं, आप सबूत लेके जाते हैं, अदालत के सामने चीजें लेकर आते हैं, मटेरियल कि हमारे पास ये चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर हम कर रहे हैं। अब आप कुछ सबूत आज तक पेश नहीं करते, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। बिल्कुल ठीक अंदाज में इस वक्त जो वार्निंग दी गई है ना, वो बिल्कुल ठीक इस अंदाज में इसलिए दी गई है कि आप अरसे दराज से एक मुहिम चला रहे हैं। यकीनन ये कमरान मुस्तफा साहब ने सही कहा था कि आप अगर एफआईआर में नाम डाला भी जा सकता था, अगर किसी का डाल भी देते, अगर इनसे पूछते कि आपके पास सबूत नहीं है तो फिर इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। पाकिस्तान के कानून में ये चीज मौजूद है। चले मुझे ब्रेक की तरफ जाने दें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और सियासी पारे को कम करेंगे तो फिर जाकर ये सारे के सारे मामला हल होंगे। वो कैसे होगा, एक ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ये जो स्टेटमेंट आई है आईएसपीआर की तरफ से और इसके तनाजुर में सियासी पारे को किस तरीके से डाउन लेकर आया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब कह चुके हैं कि अगर 14 मई को इंतखाबात नहीं होते, जो कि नहीं होते हुए नजर आ रहे, तो उसके बाद वो एक फैसला कुन रैली करने जा रहे हैं। याद रहे कि इससे पहले वो 25 मई को फैसला कुन रैली कर चुके थे, वो आपको आज़ादी मार्च के नाम से याद होगा। उस टाइम पे भी मामला बड़े कशीदा हो गए थे और उनको फोरगो करना पड़ा था, इस तमाम चीज़ों से साइड पर हटना पड़ा था। उसके बाद फिर 26 नवंबर को मार्च की, उसके बाद तहलील का अनाउंस किया उन्होंने कि जी असेंबलियाँ तहलील करेंगे वो, और अब की बार दोबारा वो इस चीज़ पर हैं। इंटरेस्टिंग एक और बात है डॉक्टर जरका, मैं आपकी तरफ ही ये सवाल लेकर आऊँगी। फवाद चौधरी साहब इस टाइम पर फरमाते हैं ट्वीट पर आईएसपीआर की स्टेटमेंट पे कि आईएसपीआर ने हैरानकुन प्रेस रिलीज जारी की है। अगर इमरान खान समझते हैं कि उन पर कातिलाना हमले में कोई ऑफिसर मुलव्विस थे तो फिर आज़ादाना और शफाफ तहकीकात के जरिए उनको मुतमईन किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि लेकिन इल्ज़ाम की तहकीकात से इनकार और ऐसी प्रेस रिलीज से आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान से आप के कानून से आप बाला तरें। लेकिन और कॉन्ट्रेयर असद उमर साहब फरमा रहे हैं कि जी टोटली अग्री विद द आईएसपीआर दैट अ लीगल recourse should be taken to resolve the allegation. Imran Khan has tried to do that by filing an FIR and approaching the Supreme Court. The institution supporting that legal recourse would be a very positive step forward. डॉक्टर जरका, इस टाइम पर यह स्टेटमेंट पर आपकी नज़र में इमरान खान साहब को क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली आप बड़ी उनके हवाले से बड़ी डेडिकेटेड किस्म की वर्कर भी रही हैं, अब लीडर भी हैं, सेनेटर भी हैं। आपकी नज़र में इमरान खान साहब को क्या करना चाहिए, लीगल रिकोर्स और रेटोरिक? जी थैंक यू सो मच अनीका। ऑफ कोर्स लीगल रिकोर्स, और लीगल रिकोर्स पे ही तो कोशिश पहले दिन 3 नवंबर जब असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है उस दिन से लीगल रिकोर्स ही तो करने की कोशिश की जा रही है। एफआईआर में जो जिसके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है उन्होंने 3 नाम दिए थे, वो एफआईआर ही नहीं कटी और उसके ऊपर एक आपका पुलिस का एहलकार उसके कहने पे एफआईआर कट रही है। मतलब ये किस किस्म की हमारे मुल्क में जिस किस्म की फस्तायत हो रही है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं, कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा है, बगैर वारंट की गिरफ्तारी हो रही है, लोगों को उठाया जाता है उनके घरों से, उनके ऊपर जुल्म किया जाता है और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। यानी ये मुल्क है, ये डेमोक्रेसी है। इस वक्त आपकी 2 सूबों की जो हुकूमतें हैं वो उनकी कोई लीगल बेसिस ही नहीं है। लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब और इमरान साहब दोनों ने कहा है कि आपने लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वही नहीं पूरी की। यानी आप सेशन जज के पास जाते, उसके बाद फिर आप जाते सीआरपीसी सेक्शन 200। गुजारिश जी 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 गुजारिश ये है कि बातें तो करनी बहुत आसान है। इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ हुआ है कि सुगरा बीबी के केस में कि आप एक इशू के ऊपर एक एफआईआर लॉन्च करेंगे। आप मुझे बताएं इस मुल्क का रूल ऑफ लॉ कहाँ है जहां पाकिस्तान के हर कोने से एक इशू के ऊपर इमरान खान हो, आजम सवाती हो, उनके ऊपर केसेस दायर होते हैं। इस वक्त 122 केसेस हैं इमरान खान पे
और आप मुझे बताएं कि सेक्शन 7 आपने एंटी टेररिज्म कोर्ट में सारे पीटीआई और पीटीआई के लीडरान को आपने उसमें नामजद किया हुआ है, जबकि आप कह रहे हैं कि टेररिज्म तो बाहर से पाकिस्तान में हो रहा है। मतलब क्या यार, अपने लोगों को आपने उनके ऊपर आपने टारगेट किया हुआ है, और जो आपकी नाक कट रही है हिंदुस्तान से उसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान तो वैसे ही हमने दोस्त बनाया हुआ है उसको। सो पॉइंट ये है कि इमरान खान साहब पिछले 6 महीने से कह रहे हैं यार, वो अरशद शरीफ की वालदा, अरशद शरीफ की बेगम, मेरी बात सुने, जिस किस्म का जुल्म, जिस तरह से उसका बहीमाना कत्ल हुआ है, किस इसका हिसाब कौन देगा जब तक आप लीगल क्यों नहीं करते इन्वेस्टिगेट? चले अरशद शरीफ साहब के मर्डर के बारे में इन्वेस्टिगेशन उधर जर्नलिस्ट ने सामने जो जीएसएस, मेरी बात सुने ना, बात करने देना। एज अ जर्नलिस्ट आई वुड डिमांड दैट के केस को क्यों नहीं आप इन्वेस्टिगेट करते? बट दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी एंड दिस इज अ डिफरेंट स्टोरी। व्हाई डोंट यू ब्रिंग इट आउट टू द ओपन? बहुत बड़ा एविडेंस होता अगर इमरान खान साहब रिपोर्ट लेकर आते सामने, आप मुझे बताएं एक ऐसे हॉस्पिटल से जो कि जैसे सर्विसेज हॉस्पिटल है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने भी चेकअप कराया था अपनी प्लेटलेट्स का। नवाज शरीफ साहब तो माशाल्लाह 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे सारे काम, उनके भाई 50 रुपए का स्टाम्प पेपर दे के खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए। और माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब के लिए तो कोर्ट्स ने कहा था कि क्या आप हमें इनकी जिंदगी की जमानत दे सकते हैं? हफ्ते वाले दिन कोर्ट्स खुली थी, तो क्या हम इमरान खान साहब के बारे में ये सवाल कर सकते हैं? नहीं, इमरान खान साहब पे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स होते हैं, 3 नवंबर को होते हैं। उसके बाद जब वो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स गए इस्लामाबाद में, जिस किस्म का वहां पे डेथ ट्रैप किया गया, और जिस तरह 2 दफा उनकी गाड़ियों पे अटैक हुआ, 1 दफा हेलीकॉप्टर खराब किया गया, ये सब चीजें जो है। कामरान मुर्तजा साहब, क्या ये सवाल जो नवाज शरीफ साहब के बारे में किया गया था वो इमरान खान साहब के बारे में किया जा सकता है? क्या उनकी जिंदगी की जमानत दी जा सकती है? इमरान खान साहब अपने ट्वीट में कह रहे हैं कि जी मैं एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से नामजद नहीं कर सकता किसी को, मुकदमे के इंदराज के आईनी और कानूनी हक से महरूम किया जा रहा है मुझे, अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू खान साहब। देखिए, मेरी बहन जरका ने सिर्फ सुगरा बीबी वाला केस का नाम सुना है, शायद बड़ा भी नहीं होगा, ठीक है। ये चले जाते एक तो किसी चीज की आई विटनेस तो इमरान खान साहब नहीं है ना जी, तो ये चले जाते बाईसे में कि जी इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हो रही, इन्वेस्टिगेशन में मैं फलां लोगों को इन्वेस्टिगेट करवाना चाहता हूँ। ये बड़ी मामूली सी दरख्वास्त होती है, इसके ऊपर जो ना वो भी खाली टाइपिंग के चार्जेस लगते हैं अगर पैसे खर्च भी आते हैं तो। और अगर फर्ज करे वो ना करता तो रिट फाइल हो सकती थी, न करते तो उसके बाद जो ना सुप्रीम कोर्ट भी आया जा सकता था, वो तो मामला उधर आगे चलिए। उसके बाद जो है ना फाइल प्राइवेट कंप्लेन भी फाइल नहीं हुई, 6 महीने हो गए, 6 महीने से जो है ना वो कभी जो ना ये इनको याद आ जाती है। ये फिर कैसी ऐसे जो ना वो ट्रक में खड़े हुए शख्स के टांग पे लगता है और बकौल इनके, और फिर उसके बाद जो है ना वो 6 महीने तक वो जो है टांग जो है ठीक भी नहीं होती है, जब मर्जी उसकी खराब जाती है, और उसका इलाज भी टांग तक अस्पताल में होता है। इमरान साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। कमरान साहब, वो जो सुगरा बेबी का जिस केस का हवाला दे रही हैं, उसी केस की तो रोशनी में जब एक FIR पंजाब की पुलिस ने दर्ज कर दी, पंजाब गवर्नमेंट ने, तो अब उसके बाद दूसरी FIR तो हो नहीं सकती जो खान साहब कह रहे हैं। इन्होंने खुद ही जरका साहिबा ने जो जिस केस का हवाला दिया है वो ये कहता है कि एक केस की 2 FIR नहीं हो सकती, एक FIR होगी। अब उन्होंने अपना कोई भी वर्जन रिकॉर्ड करवाना है, वो उसी FIR में जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन को अपने बयानात देंगे, या वो जो कमरान मुर्तज़ा साहब जो लीगल जो कोर्स बता रहे हैं उसको अडॉप्ट करेंगे। नई FIR तो ये सुगरा बीबी का भी ठीक है, उन्होंने जरका साहिबा ने हवाला दिया है, लेकिन ये दूसरे केसों के हवाले से जरूर दे दिया है, लेकिन उसी का इतलाक अब ये इस केस पर भी होता है। ठीक है, यानी कानून अपनी स्टेटमेंट्स दें, एविडेंस दें। राइट, ठीक है। अच्छा ब्रिगेड साहब, एट द एंड ऑफ द डे इस टाइम पर 14 मई को भी इंतखाबात नहीं होते हुए नजर आ रहे, अक्टूबर के ऊपर डाउट है खान साहब को कि पता नहीं इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब से कंफर्मेशन भी मैं क्विकली ले लूं। कामरान साहब, अक्टूबर में इंतखाबात हो रहे हैं या नहीं हो रहे? इनफैक्ट अक्टूबर में इंतखाबात होने हैं। इमरान खान साहब इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो NRO मांग रहे हैं, वो किए कि मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं में और इसके अलावा कोई मामला। ठीक है, तो आप कह रहे हैं अक्टूबर के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं, तो अक्टूबर के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं ब्रिगेड साहब, ऐसी सूरत हाल में बाय द टाइम इलेक्शंस आते हैं, हमने अगर इलेक्शन के रिजल्ट को मनवाना है या लोगों को कन्विंस करना है कि वो सही इंतखाबात थे, तो इन लोगों को सबको मिलकर बैठना तो पड़ेगा। उसके आसार आपको नजर आ रहे हैं या नहीं? लास्ट कॉमेंट।
नहीं, मेरे ख्याल में इस वक्त पोलराइजेशन इस हद तक पहुंच गई है कि वो एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और इसके जो नताइज होंगे वो बड़े खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अक्टूबर में अगर इंतखाबात हुए और इनमें से जो पार्टी भी उस इंतखाबात में कामयाब नहीं हुई उसने इसके नताइज नहीं मानने हैं। राइट। हम इस सतह पे पहुंच गए हैं, तो इसके लिए कुछ और इसका इलाज करना पड़ेगा। इस कोई और इलाज मौजूदा क्या जो सियासी ब्रिगेडियर साहब? निजाम है कोई और इलाज क्या? वो सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि किस तरह करना चाहिए और कि इसका क्या हल निकलना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त जो लेवल ऑफ पोलराइजेशन है और जो एक दूसरे के साथ इंतकामी सियासत की जो बातचीत हो रही चलें है, इसी पॉइंट पे ब्रिगेड साहब, तो ये जो आपने एंड वाली बात कर दी है ना, ये हल बड़ी कम हो जाए। इंटरेस्टिंग है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। पर एनीवे ब्रिगेड साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। कामरान मुर्तज़ा साहब, सेनेटर डॉक्टर जरका साहिबा एंड इमरान शफीक साहब, इससे पहले हमारे साथ मुमताज़ जहरा बलोच साहिबा भी मौजूद थी। इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।